बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्जी लैरोफ 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इनका दौरा पाकिस्तान जो है बहुत अहमियत का हामिल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा का पुरतबाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब एयरपोर्ट पर मौजूद थे। आज इस्लामाबाद का भी मौसम बड़ा खूबसूरत था, मौसम बहार और बारिश हो रही थी। 9 साल बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा पाकिस्तान है। इससे कबल 2012 में रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे। दोनों ममालिक के दरमियान ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि ताल्लुकात में एक अच्छा मोड़ आ रहा है, ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, बेहतर इश्तराक अमल सामने आ रहा है। आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि रूसी वज़ीर ख़ारजा जो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ्स से भी मुलाकातें तय हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात में बढ़ोतरी के लिए कितना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। फिर अफ़गान अमन अमल में रूस का एक किरदार रहा है। 18 मार्च को भी मॉस्को में अफ़गान अमन अमल के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। रूस इसमें क्या रोल अदा कर सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा भारत में भी मौजूद थे, नई दिल्ली में उनकी बातचीत हुई। रूस और भारत का बड़ा पुराना ताल्लुक़ रहा है। कितना हेल्पफुल हो सकता है रशिया कि इंडिया को इस हवाले से, अगरचे इंडिया का इनडायरेक्टली उन्होंने अपना कुछ ना कुछ स्टेक वहाँ पर रखा हुआ है, उसको ऑन बोर्ड लाने के हवाले से इन नुकात पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हाफ में 2 नुमाइंदा और नहायती मौजू शख्सियत मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, मारूफ दिफाई और सियासी तजिया निगार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपके साथ शरीक गुफ्तगू हैं, स्काइप पर मौजूद हैं अयाज वजीर साहब, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के और तमाम अमूर पर गहरी गिरफ्त रखते हैं। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मो वेलकम। शहजाद चौधरी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बताइएगा, रूसी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान किस लिहाज से आप इसको मुनफरिद देखते हैं? 9 साल बाद ये हो रहा है। वीडियो पैगाम भी जारी किया था शाह महमूद कुरैशी साहब ने और उन्होंने बताया था कि रूस एक बहुत अहम मुल्क है खित्ते का, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। इस दौरे की अहमियत को मैं चाहूंगा जरा इस पे रोशनी डालिएगा पहले इब्तिदा में। शहजाद चौधरी साहब, देखिए, 2 हवालों से मेरा ख्याल है कि ये जो दौरा है इम्पोर्टेंट है। पहले तो ये कि जो रीजन है हमारा खित्ता है, जिसमें रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये तमाम ममालिक हैं, अफगानिस्तान भी है और बाकी ममालिक जो हैं, ये एक जिसे कहते हैं कि मुस्तकबिल का एक प्रॉस्पेरिटी हब बनने जा रहा है और बन जाने की अंदर कैपेसिटी रखता है अपने अंदर। तो इसका एक मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। अगर इस खत्ते के मसाइल हल हो जाएं और अगर यहाँ पर बाहमी तावन की फ़ज़ा कायम हो जाए, तो फिर इस खत्ते के जो ममालिक हैं उनके अंदर आपस में माशी तल्लुकात भी पैदा हो सकते हैं, उनके अंदर पॉलिटिकल लेवल पे स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन भी हो सकती है और उससे एक अमन की फ़ज़ा भी कायम हो सकती है। तो पहला तो ये ताल्लुक है जो कि मैं समझता हूँ कि रूस के वज़ीर ख़ारजा के आने से पाकिस्तान के साथ एक बायलैटरल के अलावा एक रीजनल एस्पेक्ट है। ये भी है, हम दोनों ममालिक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी हैं और वहाँ पर भी एक तल्लुकदारी है जिसको कि हम बायलैटरल जब मिलते हैं तो उसको भी स्ट्रेंथ मिलती है। दूसरा बड़ा मसला जो है वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है और उसके अंदर ये है कि अमेरिका चूँकि अब चाहता है कि यहाँ पे रीजनल ममालिक मिलके कोई ऐसी फ़ज़ा कायम करें कि यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर एक अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत में एक इश्तराक की शक्ल उभरे, कोई वहाँ पर ऐसा सियासी हल निकले जिससे कि अमेरिका को जाने में यहाँ से आसानी हो अफगानिस्तान से। तो एक तो वो चाहता है कि चीन और रूस, और ख़ास तौर पर उसने रूस से एक रिक्वेस्ट की जिसकी वजह से पिछले महीने एक वहाँ पर मुलाकात हुई और मेरा ख्याल है उस मुलाकात की वजह से जो मामलात सामने आए उसके अंदर, जिसके अंदर अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान में बातचीत या एक सियासी लाएअमल तश्कील देने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि उस कॉन्टेक्स्ट में भी मुझे लगता है कि वो इंडिया भी गए और इंडिया से फिर पाकिस्तान आए ताकि इस चीज़ को रीइंफोर्स किया जा सके कि पाकिस्तान जहाँ पे अपना रोल अदा कर सकता है वहाँ पर अदा करे और इस मुमकिन बना पाएँ सारे मुल्क मिल के कि अफगानिस्तान के अंदर एक अफगान हुकूमत और तालिबान के बीच में बातचीत का अमल आगे चल पाए। मैं अयाज वजीर साहब आपसे जानना चाहूंगा, टू स्टार्ट विद, आप क्या कहेंगे इस दौरे को, आप किस नज़र से देखते हैं? 2 अहम पहलू जिनकी निशानदेही शहजाद चौधरी साहब ने की, दो तरफा ताल्लुकात और एक इलाकाई सतह पर रूस का कलीदी किरदार हो सकता है। योर टेक सर। देखिए, रूस जैसे कहा गया, शहजाद साहब ने भी कहा
बहुत ही अहम मुल्क है इस रीजन का। जी जी। और हमारे अगर पुराने ताल्लुकात देख ले तो सोवियत यूनियन जो उस वक्त था उसके साथ हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। खासकर इस रीजन में जो डेवलपमेंट आ रही है उसमें बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूं कि हमारे और रूस के करीबी ताल्लुकात हमारे दोनों के फायदे में है। आइंदा का फोकस इस रीजन पर होगा। इसकी आबादी भी बाकी रीजन से बहुत ज्यादा है। आप देख ले चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान, अगर हिंदुस्तान भी डाल दे तो आबादी के लिहाज से मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा आबादी है। फोकस ही इधर होगा। और इसके अंदर फिर चीन को देख ले, रूस, पाकिस्तान, ईरान, इनका तकरीबन बगैर ऐलान किए हुए एक तरह का अलायंस बन रहा है, बल्कि बन गया समझे, क्योंकि अमेरिका ने तो अपना सारा वजन हिंदुस्तान के पलड़े में डाल दिया चीन को कंटेन करने के लिए। लेकिन इस रीजन में आइंदा रूस का आगे इक्तिसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से बढ़ने को मैं नहीं समझता कि अमेरिका रुक सकेगा। अमेरिका बहुत दूर बैठा है और चीन और रूस और पाकिस्तान और ईरान ये इस रीजन के ममालिक है। और फिर अगर अफगानिस्तान के अंदर अमन आ जाए, जिसके बहुत कवी इम्कानात हैं, तो फिर जाहिर बात है इधर भी चीन का असर और रसूख बहुत ज्यादा इक्तिसादी लिहाज से हो जाएगा। तो इस रीजन में जो सर्द जंग अब चलेगी अमेरिका और चीन के दरमियान, उस लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि रूस के साथ हमारी कुर्बत उस चीज को मजीद तकवीत देगी कि इस रीजन में हम अमेरिका को बगैर नाराज किए हुए चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करें और उसके साथ मजबूत करें, क्योंकि हमारा इस रीजन में मुस्तकिल हमेशा रहना है। जोग्राफिया हम बदल नहीं सकते। अमेरिका तो चला जाएगा, अफगानिस्तान आया था, कल वहां से निकल के चला जाएगा अगर उसका इंटरेस्ट कहीं और हो गया, लेकिन हम इस रीजन से नहीं जा सकते। ठीक है सर, इसमें दोबारा लौट के आएंगे। आपने यहाँ नुकरा उठाया है कि जो नेबर्स, इमीडिएट नेबर्स, यस, हम अपने हमसाए नहीं बदल सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीजनल कंट्री में जो एक मुल्क है अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान, वो किसी तरह भी हमारे साथ मुस्बत रास्ते पे जाने को तैयार नहीं है। बाकी के साथ हमारे ताल्लुकात में अगर ऊंच नीच है वो कवर हो सकती है, जैसे कि मैंने जरा इसी नुक्ते को सामने आगे लेकर चलते हैं। मैं अयाज वजीर साहब आपकी इजाजत से इस नुक्ते को आगे लेकर चलते हैं। शहजाद चौधरी साहब, ये जो बताया अयाज वजीर साहब ने एक पूरा खाका हमारे सामने पेश किया, मैं आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा जो इस खित्ते में पाकिस्तान के साथ जो दीगर ममालिक हैं उनके ताल्लुकात बेहतर हैं और बेहतरी के इम्कानात उसमें बढ़ सकते हैं, लेकिन जाहिर बात है इंडिया और पाकिस्तान के एक माजी भी रहा है और फिर हालिया तारीख 5 अगस्त 2019 की, वो तो बहुत ही उसके बाद से तो तिजारती सफारती ताल्लुकात तातुल का शिकार हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ मैसेजिंग अच्छी हुई, खैर सगाली के पैगामात का भी तबादला हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान। 23 मार्च को भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद का पैगाम आया, फिर वापसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें ख़त लिखा। क्या रूस इसमें कोई किरदार अदा कर सकता है? वो नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंचे हैं क्योंकि उनका एक अपना लेवरेज भी है, एक दोस्ती भी रही है रूस और भारत की। क्या कोई रोल अदा कर सकता है? क्योंकि बहुत सी बातें होती है सऊदी अरब की, यूएई की, के पसे चिलमन वो भी चाह रहे हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही है, आप खुद बैक चैनल मुज़ाकरात का हिस्सा भी रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, क्या रशिया भी रोल अदा कर सकता है? देखिए, रशिया का मक्ता नज़र क्या होगा आजकल के हालात में, जिस तरीके से ये खत्ता अभी तक एग्जिस्ट करता है, उनकी कोशिश होगी कि खत्ते में किसी तरीके से अमन आ जाए जी। अमन के रास्ते में 3 या 2 बड़ी रुकावटें आपको नजर आती हैं। एक तो ये है कि जो भारत का रोल है अफगानिस्तान के अंदर, वो इस नौयत का और इस किस्म का रहा है कि वहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में मुसाबकती जो एक जद्दोजहद है उसने अफगान के अपने मसाइल को के अंदर इजाफा किया। अब उसके अंदर पाकिस्तान अगर कोई अच्छा रोल अदा करना भी चाहता है
तो भारत के तल्लुकात इस किस्म के अफगानिस्तान के अंदर कि वो उन अच्छे इक़दाम का को भी ज़ायल करने की अहलियत रखता है। वहाँ पर उनके भारत काबुल में इस तरह के असर रसूख उनका मौजूद है। तो एक तो रूस उनको ये चाहेगा, कहेगा कि आप अपना जो रोल है उसको पॉजिटिव अदा करें और हमें मदद करें इस चीज़ के अंदर कि अपना नेगेटिव रोल ख़त्म करके और पॉजिटिव रोल के अंदर हमारी मदद करें, ताकि अफगान हुकूमत, अफगान तालिबान आपस के तल्लुकात को बेहतर कर पाए। दूसरा, वो ये भी जानता है कि ये खित्ता अपने अंदर किस किस्म का पोटेंशियल रखता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल तो है ही है। देखिए, इस वक्त रूस की जो फौजी कुव्वत है वो दुनिया में दूसरी बड़ी फौजी कुव्वत है अमेरिका के बाद। बदकिस्मती से उसका सियासी वजन और उसका जो माशी वजन है वो इस पाए का नहीं है जो कि अमेरिका की तरह है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत भी है लेकिन साथ ही साथ बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत भी है। तो क्या करता है रूस इस सूरत में कि वो एक इलाकाई बुनियादों पे, जिसको अलायंस यास वजीर साहब कह रहे थे, उस तरीके का एक माहौल बनाना चाहता है जहां पर के एक रीजन की शक्ल में एक अलायंस या एक ब्लॉक, अनडिक्लेयर्ड ब्लॉक की शक्ल में, एक अलायंस की शक्ल में एक पॉलिटिकल वेट इस पूरी रीजन का बहुत बढ़ जाता है। तो वो अमेरिका को फेस ऑफ करेगा इस रीजन के पूरे एक अलायंस के सियासी वजन के साथ। और फिर इसके बाद जो माशी फायदा होगा उसके अंदर भी बेइंतहा फायदा है। फिर अभी आपको याज वजीर साहब ने हमें बताया जिस किस्म से यहाँ पे पॉपुलेशन है, इंडिया को शामिल कर लें और अगर इंडिया इस पर राजी हो जाए कि वो अफगानिस्तान में भी अपना नेगेटिव रोल बंद करे, वो पाकिस्तान के साथ और जिस किस्म के मसाइल लेके चल रहा है जिसमें कश्मीर भी शामिल है उसके ऊपर कोई बातचीत का अमल शुरू करता है, तो फिर हम सीपैक की वजह से और फिर जो बाकी कनेक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से फिर ये तमाम ममालिक इस तरह जुड़ जाते हैं कि इनकी, जिसे कहते हैं कि एक और एक दो नहीं बल्कि 11 बनते इस तरीके से प्रॉस्पेरिटी बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि रूस ने उन तमाम मसाइल को उस तरीके से हल करने की कोशिश करेगा बजाय इसके कि हम ये कह दें, उम्मीद लगा के बैठ दें। क्योंकि ये देखिए, एक ये जिसे कहते हैं कि इंक्रीमेंटल ये अमल होगा कश्मीर तक पहुंचने का, लेकिन उसका पहला कदम यही है कि भारत अपना रवैया दुश्मनी का पाकिस्तान से खत्म करे और जिस किस्म का रोल वो अफगानिस्तान में अदा कर रहा है वो खत्म हो, ताकि इस खत्ते में अमन की फजा कायम हो और उसके अंदर फिर हम आगे चलते। इस नुक्ते में मैं चाहूंगा याद साहब जरा इस पे आप जरा रोशनी डालिएगा। ये जो नेगेटिविटी है, ये जो मनफी किरदार की बात की शहजाद चौधरी साहब ने, क्या रूस कायल कर पाएगा भारत को? आपने खुद कहा कि भारत और अमेरिका के अब बड़े जौहरी किस्म के ताल्लुकात हो गए, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप पे जा चुके हैं। क्या रशिया के पास वो लेवरेज है कि भारत को आमादा करे कि वो जो मनफी किरदार अफगानिस्तान अमन अमल में अदा कर रहा है उससे पीछे हट जाए? देखिए, मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 सालों में $2 बिलियन से ज्यादा सिविल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है। अब अगर इस मौके पे माफ करना, मेरा गला खराब है, अगर इस मौके पे वो खुल के आ जाता है एज ए स्पॉइलर, तो फिर अफगानी लोग जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात उनके बहुत अच्छे हैं अभी, वो भी उसको देख लेंगे। फिर जो 20 साल का उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है वो सारा खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अगर अफगानिस्तान में उसके बावजूद भी अमन आ जाए। क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा मैं नहीं समझता कि दूसरा कोई मुल्क भी ये चाहेगा कि अफगानिस्तान में अमन ना आए। सबके फायदे में अमन है, बाकी हम सब लगे हुए ममालिक के सिवाय हिंदुस्तान के वो जरा हट के है। तो हिंदुस्तान के पास चॉइस ही अब मेरे ख्याल में नहीं है सिवाय इसके कि एटलीस्ट पब्लिक में या ओपनली वो अफगानिस्तान के अमन की बात करे। रही अंदरूनी बात, हाँ उनके अफगान हुकूमत के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, लेकिन सोवियत यूनियन की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त से आप देख ले हिंदुस्तान के ताल्लुकात उनके उस वक्त बहुत करीब थे, अब भी अच्छे हैं, रूस के साथ ताल्लुकात अब भी अच्छे हैं। तो वो रूस की बात को टोटली इग्नोर नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर ना माने वो अलग बात है, लेकिन टोटली ना भी नहीं कर सकते। प्रेशर जरूर पड़ेगा और वो अशरफ गनी को कह लेंगे कि भाई अब गुजारा करो, मैं ओपनली आपकी मदद, खुदा न खास्ता अगर पुरानी जंग वाली बात आ जाती है सिविल वार अफगानिस्तान में, तो फिर हाउ इज इंडिया गोइंग टू स्टैंड बिहाइंड एनी फैक्शन व्हिच इज नॉट कमिंग फॉर पीस।
तो मैं समझता हूँ कि अब हालात ऐसे हैं कि हिंदुस्तान को भी बहाना चाहिए कि वो अमन वाले जूते में लग जाए साथ। हाँ, ऑन द पॉइंट जाहिर बात है, हर एक मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपना तरीका होता है उसको अचीव करने का, उसमें वो करेगा। उसका इंटरेस्ट यही है कि वहां से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई इदारे इतने कमजोर नहीं है कि वो अपना दिफा न कर सके। हाँ, अगर अफगानिस्तान उनके साथ शामिल होता है, अमेरिका भी शाबाश दे, फिर हमारे लिए मुश्किलात होंगे, लेकिन अब प्रेशर सारा बढ़ रहा है। आप मास्को कॉन्फ्रेंस को देख लें, आप दोहा कॉन्फ्रेंस को देख लें अफगानिस्तान अमन के लिहाज से, और आइंदा जो तुर्की में होने वाला है उसमें सारे इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह अफगान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को इस बात पे राजी कर ले कि एक दूसरे के साथ आप जरा एक दूसरे को जगह दे दे ताकि कामन एक हुकूमत आपकी आ जाए। तो उसमें मैं नहीं समझता ओपनली इंडिया हैज एनी ऑप्शन कि वो बिल्कुल खुल के मुखालिफत करे या इसको इनकरेज करें। अच्छा शहजाद साहब, सर मैं ये जानना चाहूंगा, जरा दो तरफा ताल्लुकात पर आते हैं, चूंकि रूसी वजीर खारजा मैंने जैसे कहा और खुद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा 9 साल बाद पाकिस्तान आए हैं। वजीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी ड्यू है, आर्मी चीफ से भी मुलाकात करेंगे। हमारी क्या एवेन्यूज हो सकते हैं रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, क्या वो इम्कानात हो सकते हैं? कुछ तो शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा साहब ने आउटलाइन किए, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की बात की, फिर स्टील मिल फॉर्मर सोवियत यूनियन ने की मदद से लगाई गई थी, क्या दोबारा से उसमें उनका कोई इंटरेस्ट पैदा हो सकता है? कोविड-19 थर्ड फेज में स्पुतनिक 5 जो कोरोना से बचाव की वैक्सीन है वो रूस से पाकिस्तान में आ चुकी है। क्या वो एवेन्यूज हो सकते हैं बायलैटरली जिसमें हम अपने ताल्लुकात को मजीद वसअत दे सकते हैं? पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान के बाद जो अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट आएगी तमाम ममालिक के बीच में, खत्ते के और खास तौर पर रूस और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, कनेक्टिविटी है। देखिए पाकिस्तान में जो प्रोजेक्ट्स जिनका आपने जिक्र किया वो तो तारीखी तौर पर एग्जिस्ट करते हैं और अभी भी जो प्लान में है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये सीपैक पाल हो जाता है, ईरान के साथ $20 अरब का मुआहदा किया है चीन ने ऑलरेडी वहां पे, तो उसके बाद इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स है और फिर रूस भी इसमें अगर शामिल हो जाता है, चाहे हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं या फिर गैस और तेल की सप्लाई लाइन है जो कि ईरान से या गल्फ से ऊपर चाइना को जाती है या थ्रू द अलोंग द सीपैक चलती है, तो ये एक ऐसा जिसे कहते हैं कि एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर के रूस जरूर इंटरेस्टेड होगा। याद रखें रूस इस वक्त दुनिया का गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और प्रोड्यूस करने वाला भी, और वो यूरोप के अंदर जर्मनी तक और बाकी यूरोप के ममालिक के अंदर उसकी 5 पाइपलाइंस हैं जो कि चल रही हैं अपने, जो कि रूसी जो गैस के उनके वेल्स हैं वहां से। तो इस तरह का तजर्बा भी बहुत है और वो इसके अंदर महारत भी बहुत रखते हैं। फिर उसके बाद कमोडिटीज की ट्रेड है, वहां पर आलू वगैरह बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। बाकी चीजों की जरूरत है। तो ये वो चीजें जो कि पाकिस्तान और रूस अगर कनेक्ट हो जाएं तो फिर बहुत सारे ऐसे शोबे निकल सकते हैं जहां पर दोनों ममालिक के बीच में ट्रैवलिंग, टूरिज्म और उसके बाद फिर ट्रेड, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कि इनको कनेक्ट कर सकती हैं आपस में। तो देखिए हर मुल्क के साथ और खास तौर पे ऐसे ममालिक जो कि खत्ते में डिपेंड मौजूद हैं उनके आपस में पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। फाइनली एक वर्ड मुझे कहने दीजिए डिफेंस इक्विपमेंट का। डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान पहले ये सिर्फ चीन हिंदुस्तान को दिया करते थे, बेचते थे, और हिंदुस्तान एक किस्म का इनके साथ एक ऐसा मजबूरी इनके ऊपर क्रिएट कर देता था कि अगर आप पाकिस्तान को नहीं बेच सकते, अगर बेचेंगे तो फिर वो नहीं उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता गाहे बगाहे आपने देखा है कि पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज के अंदर रशियन इक्विपमेंट जो है या रशियन सोर्स्ड इक्विपमेंट जो है वो ऐसा ऐसा अपनी प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पे, और मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, अयाज वजीर साहब, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, अहम नुकात उठाए, अब देखना ये है कि इस दौरे में हम कितने संग मील तय कर सकेंगे, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्की सियासत में हलचल आज पैदा हुई जब अवामी नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से जो उनकी जानिब से इज़हार वजू का नोटिस मिला था उस पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए उनसे अलहदगी का बाज़ाब्ता ऐलान किया। पीडीएम बिखर रही है, गैर फाल हो रही है, क्या मुस्तकबिल है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और मीडिया मार्केट में और भी बड़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं।
सियासी जमातों की, बिलखसूस अपोजिशन की जमातों की अलाइनमेंट, री अलाइनमेंट की, इस पे एक तबसरा लेंगे। एक छोटा सा वक्त, उसके बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या एंटीबायोटिक से कोरोना का इलाज मुमकिन है? जी नहीं, एंटीबायोटिक अद्वियात वायरस के खिलाफ मौसर नहीं होती। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ काम आती हैं। चूंकि कोरोना भी वायरस है, इसलिए एंटीबायोटिक अद्वियात इस पर असर नहीं करती। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज नायब सदर अवामी नेशनल पार्टी अमीर हैदर होती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीडीएम में कुछ जमातें अपना एजेंडा चलाना चाह रही हैं और अवामी नेशनल पार्टी को दीवार से लगा दिया है। इज़हार वजू का नोटिस है, आपके इल्म में है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का इंतखाब दर्द सर बन गया है। सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी साहब का पीडीएम में शामिल जमातों का, कल भी हमने आपको खबर दी थी, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक अलहदा ग्रुप बना लिया है और एक शो का नोटिस दिया गया, फिर उसको वजाहत कहा गया। बार कैफ किस्म मुख्तसर ये कि अवामी नेशनल पार्टी ने जो 10 जमाती इतिहाद है पीडीएम, उससे आज बाज़ाब्ता तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम हमारा अपनी स्ट्रगल होगी। और अभी शो से कबल मैं देख रहा था एमल वली खान की गुफ्तगू भी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने से, क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी पीडीएम की जानब से इज़हार वजू का नोटिस मिला हुआ है और ये खबरें आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि सख्त किस्म का रद्द अमल दिया जाए। तो क्या अगली बारी पीपल्स पार्टी भी निकलने जा रही है? इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। शौकत पराचा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, आज न्यूज़ से वाबस्ते हैं और अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये आप अच्छा करते हैं, हम भी मास्क लगाते हैं, लेकिन चूँकि एक मजबूरी है, ब्रॉडकास्ट में थर्ड वेव है। मैं आपसे जानना चाहूँगा एज ए पोलिटिकल एनालिस्ट, आपको ये नविश्ता दीवार आप पढ़ रहे थे कि ये अब पीडीएम का शीजाजा बिखरने जा रहा है? यू आर फोरसीइंग इट? देखिए, अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन है। आप कह रहे हैं शिराजा बिखर गया, मैं ये कहता हूं कि ये कोई एक पार्टी तो थी नहीं जी। पीडीएम में मुख्तलिफुल ख्यालात जमातें थीं, मसलन राइट विंग की, बहुत एक्सट्रीम राइट विंग की, बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट विंग वाली जमातें मौजूद थीं, लेकिन उनका एक मिनिमम कॉमन एजेंडा था और वो एजेंडा था हुकूमत की मुखालफत करना। 2-3 इवेंट ऐसे हुए, सिर्फ ये नहीं है कि यानी शो काज नोटिस इस टिपिंग पॉइंट था शायद। मैं कहता हूं कि एक तो जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च और रिजाइन वाला मसला था वो लाहौर जलसे के बाद ख़त्म हो गया था। अच्छा। क्योंकि लाहौर जलसे ने, अगर तो लाहौर में बहुत बड़ा जलसा होता तो बहुत इनकरेज होते, सबको नज़र आ गया था कि कितने प्रेशर डाल सकते हैं। यानी अगर आप इसलिए लोगों को लाना चाह रहे हैं, आप आएँ और अगली हुकूमत चली जाए, तो उसके लिए आपको बहुत कुछ करना है। फिर दूसरा, जब सेनेट का जिस दिन इलेक्शन हुआ 3 मार्च को, उस दिन जो नून लीग के खिलाफ शिकायत बनी एएनपी की और जेयूआई के खिलाफ, क्योंकि इनको 4 सीटें तो खुद पीटीआई ने कही थी कि हमारे साथ एडजस्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा की बात, वहां पर जो 2 सीटें ज़ाय हुई पीडीएम की, वो एएनपी और पीपल्स पार्टी समझती हैं कि वो नून लीग और जेयूआई की वजह से, कि मौलाना अताउर रहमान साहब बन गए लेकिन फरतुल्लाह बाबर साहब हार गए और अब्बास आफरीदी खड़े हो गए। तो जो नून लीग ने अपना उम्मीदवार रखा अब्बास आफरीदी साहब, उस वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हुए। और साथ में पंजाब में भी बिला मुकाबला जीत गए। अच्छा, ये एक और बात है, वो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ। ये जो तारड़ साहब कहते हैं कि जी यूसुफ रजा गिलानी ने बाप के वोट क्यों लिए, अपोजिशन लीडर क्यों बने, पीपल्स पार्टी कहती है कि आप तो पीटीआई के वोट लेके आ गए जिनके खिलाफ पंजाब में ना, यानी वोट मीन जब एडजस्टमेंट की तो इसका मतलब यही है ना कि आप उनकी सपोर्ट से। फिर क्या वजह बनी जब आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की भी बड़ी जायज शिकायत है? शायद खाकान अबाई साहब कहते हैं कि उनके घर में फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन का ओहदा है पीएमएलएन के पास जाएगा। ये शो का नोटिस में उजलत की गई। और क्या शौकत पराचा साहब, जैसे आपने खुद कहा कि ये मुख्तलिफुल ख्याल 10 जमातों का इत्तेहाद था, इत्तेहादों में कोई किसी जमात दूसरी को शो कॉज दे सकती है? देखें, ये जुल्म किया नून लीग ने, यानी
कोई 1 वोट वाला हो या कोई 100 वोट वाला हो, इत्तेहाद होता है बराबरी की बुनियाद पे। किसी एक पार्टी को ये हक हासिल नहीं है कि दूसरी पार्टी को वो शो कॉज नोटिस दे, इवन वजाहत तलब करे। और मेरे ख्याल में तो मैंने पहले भी कहा है, आपने सुना कि उसी दिन एएनपी को छोड़ देना चाहिए था, इस इत्तेहाद से निकल जाना चाहिए। और आप समझते पीपल्स पार्टी विल फॉलो द सूट? पीपल्स पार्टी तो और ग्राउंड पे खड़ी है ना, पीपल्स पार्टी तो अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रही है। एएनपी इसलिए रिएक्ट कर गई कि एएनपी समझती है कि हमें अपना आइडेंटिटी सेव करनी है और हम ये फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी है, उनकी सिंध में हुकूमत है, उनके सेनेट में लीडर ऑफ द पीडीएम से क्या आप समझते हैं वो दे विल बी द सेकंड वन पार्टी जो कि उन्होंने सीसी का इजलास भी बुला लिया है? सीसी का इजलास देखें, सुने, टू बी वेरी फ्रैंक, सीईसी का इजलास बुलाने का फैसला हुआ था कि पीपल्स पार्टी बताएगी कि हम इस्तीफे देते हैं या नहीं देते। आप और मैं, हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, हमें आज पता नहीं है कि सीईसी क्या फैसला करेगी, और यही फैसला होगा कि हम कोई रिजाइन शिजाइन नहीं देते, हम इस्तीफे नहीं देते। ठीक है, देखें, मैं फिर कॉन्टेक्स्ट, ये सीईसी का इजलास पीपल्स पार्टी का इसलिए हो रहा है कि पीडीएम के गुज़श्ता इजलास में पीडीएम वालों ने कहा कि रिजाइन देते हैं, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारा अपेरेंटली ये मौकफ है कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, लेकिन हम अपनी सीईसी से जाके पूछेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में सीईसी का इजलास हो रहा है। सीईसी का फैसला मैं अभी बता देता हूं आपको, उन्होंने कहना है कि हम नहीं फैसले देते। तो इसका मतलब है कि फिर हम समझें कि वो कहते हैं ना, गल वध गई है मुख्तारिया, फिर पीपल्स पार्टी भी आउट है पीडीएम से? नहीं, मैं ये नहीं समझता। आप नहीं समझते? टिल पीडीएम का इजलास होगा, मौलाना फजलुर रहमान खामोश है। क्यों खामोश है? बीमारी की वजह से खामोश है या किसी और वजह से खामोश है? अल्लाह ताला सेहत दे सबको। मैं तो ठीक है, हम तो चाहेंगे कि लेकिन बयान तो दे सकते हैं। पाकिस्तान में जब बीमारी होती है ना, सियासतदान जब बीमार होते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ वो सियासी तौर पर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। मैं कुछ नहीं कह सकता क्या हो रहा है। देखिए ना, अचानक मरियम नवाज साहिबा खामोश हो गई क्योंकि वो बीमार हैं, खुद मौलाना फजलुर रहमान बीमार हो गए, वज़ीर आज़म इमरान खान तो उठ बैठा ना, उसने कहा नहीं नहीं मैं टेस्ट वेस्ट नहीं करवाता, मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, सदर साहब वाकई जेन्युइनली वो बीमार हैं, कोरोना हुआ है। लेकिन माजी में एक बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, मिडनाइट जैकल, वो बीमारी की हालत में हुआ था। वो कि एक साहब बीमार हो के, मैं नाम नहीं लेता, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो बीमार हो के हॉस्पिटल में थे, तो लोग मिलने आते थे, ग्रुपिंग होती रही। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जब सियासत में कोई बड़े सियासी शख्सियत बीमार हुई और उसके बाद वो कोई ताने माने बुने गए। ये जो कुछ वट एवर इज कुकिंग अप, ये नहीं हो सकता कि अब जो है ना मामलात इधर ही रुक जाएं। मैं आई डोंट फोरसी। तो आप क्या फोरसी? आप समझ रहे हैं कि नून लीग, आज मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो अब जमातें, उन्होंने अपनी तरफ से पीपल्स पार्टी को साइड पे किया हुआ है, जो मैंने उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया, वो कहते हैं अब जो जमातें 8 रह गई, ये बड़े सेम पेज पर ही इंतखाबी इत्तेहाद में भी बदल सकता है। पहली बात तो थोड़ा सा जो हुकूमती हलकों में खुशफहमी है ना, मसलन अब हम सरकारी टीवी पे बैठे हैं, यहाँ तो खुशफहमी और दिखाई जाएगी। खुशफहमी तो होगी ना, ऑनेस्ट के जो उनको गिराने निकले थे आपस में लड़, नहीं अभी नहीं। उनका मुझे ये बताएं, जो उनको गिराने निकले थे, अब वो क्या हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं या हुकूमत के साथ मिलके बैठ गए हैं, या कम हो गया ना? नहीं, हुकूमत प्रेशर मैंने लाहौर का जलसा आपको बताया, लेकिन आपने साहब ने कहा ना उसके लाहौर के जलसे में, लेकिन गलत फहमियां और एक दूसरे के खिलाफ जो 4 शीट्स हैं, ये सेनेट इलेक्शन से हुआ ना। अपोजिशन एक जमात हो अलहदगी में या वो मिल के अपोजिशन करें, अपोजिशन होती है। लेकिन अब सेनेट में 2 बनी हुई है ना, जनरल परवेज 10 बन जाए ना, उनको सरकारी अपोजिशन कह रहे हैं, अपने आप को आजाद कह रहे हैं। वो हर एक का अपनी टर्मिनोलॉजी है। जनरल परवेज मुशर्रफ का सख्त दौर था, MMA ARD का हिस्सा नहीं थी जी, लेकिन MMA असेंबली में MMA भी तकरीर नहीं करने देती थी उनको। जनरल परवेज मुशर्रफ ने सिर्फ एक बार स्पीच की, ज्वाइंट सेशन, जो कि आइन के मुक्के लहराए थे, लेकिन मुक्के लहराने के बाद फिर नहीं आ सके थे। वो अपोजिशन इकट्ठी नहीं थी। बात ठीक है कि अपोजिशन इकट्ठी हो जाती है ऑन अ कॉमन एजेंडा। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब इस वक्त इसका आप क्या आपको नजर आ रहा है कि PDM, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, अब उसका सफर जारी तो रहेगा, उसकी फालियत कितनी रहेगी इन पॉलिटिकल टर्म्स? कल शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ और बात कर रहे थे,
उन्होंने कहा कि हमने वजाहत तलब की है, शो कॉज नोटिस दी है। आज वो कह रहे थे कि हमने शो कॉज नहीं दिया, हमने उनसे राय मांगी है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो दे आर आल्सो कैलकुलेटिंग कि हमें क्या बात करनी है, कैसे क्या नून लीग से आप समझते हैं कि ज़्यादा शायद खाकान अब्बासी साहब या एहसान इकबाल साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी इनके नाम लेती है, ज़ाहिर बात है साबिक वज़ीर आज़म है, साबिक वज़ीर हैं, क्या इन्होंने ज़रा ओवर स्टेप कर लिया आपकी राय में? आपका क्या साफियाना तज्जिया है कि शायद खाकान साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PDM के, आज मैं अमीर हैदर सऊदी साहब को सुन रहा था, उनका सदर थे, सदर अगर हमें बुलाते, इजलास होता, हमसे पूछते थे, हम जवाब देते, हमसे वजाहत तो असफंदार वली साहब ले सकते हैं, शायद खाकान साहब नहीं ले सकते। और इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं तो शायद खाकान अब्बासी साहब की बात कर रहा हूँ। कल वो कह रहे थे कि हमने वजाहत मांगी है, नोटिस भेजे, आज वो कह रहे थे कि हमने कोई नोटिस नहीं भेजा। सो एक तरह के रीथिंकिंग है उधर। अपोजिशन के पास और कोई चारा भी नहीं है इकट्ठे रहने का मिनिमम। आज देखे ना, वो तारड़ साहब इतनी बातें कर रहे थे, आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से मिले, जाकर मिले, उनके साथ बैठे, उन्होंने कहा कि मिलकर हमने अपोजिशन करनी है। खुश उस वक्त हुकूमत को होना चाहिए या तो ये हुकूमत के साथ मिले, आकर हुकूमत इनको मिलाए, जब उन्होंने अपोजिशन में रहना है, अपोजिशन करनी है, हुकूमत ने हुकूमत करनी है। कल और भी तो बड़ी डेवलपमेंट है, जो मैं कहता हूँ कुछ और जो है ना अब होगा, अच्छा कुछ ना कुछ होगा। खुद वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि भाई अब आप अपोजिशन को लताड़ना छोड़ें, अब अपनी कारकर्दगी की बात करें। ये इतनी बड़ी शिफ्ट आई है, वरना आज तक तो जिस भी हुकूमती तर्जमान से मैं मिला इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कहा गया कि जी हमने सारा नैरेटिव यही बनाना है कि वो गंदे थे। अब ये है, अब देखें ना, एक ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, शेख साहब एक सियासी शख्सियत हैं, वो एक आम मतलब है कोई छोटे मोटे पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, 16वीं 17वीं वजारत है, उनको पता है कैसी बात किस वक्त करनी है। हमें तो उन्होंने कहा कि अपनी कारकर्दगी बतानी है, जो लोग भी तंग आ गए। तो आप ख्याल में अब दोनों के लिए टफ आस्क है, अपोजिशन के लिए भी अपना इकट्ठा चलना, PPP और नून लीग का, क्योंकि बड़ी जमातें मैटर तो यही करती हैं। आप ऑनेस्टली एक आम आदमी से पूछें, उनको PDM की बाकी 8 जमातों का, नून लीग, GIF, PPP, NP के अलावा और ऐसी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी, पार्लियामेंट में नंबर्स मैटर करते हैं, तो इन्हीं के हैं नंबर नहीं, सबके हैं ना। अगर मसलन के 2-2 3-3 मिलके ग्रुप बन रहा है और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला हो रहा है, तो अब ये चौका साहब, ये तो आप आने वाले दिनों में पता चले, लेकिन एज वी स्पीक आपको अब लॉन्ग मार्च नहीं नजर आती? लॉन्ग मार्च देखे ना, पहले कह रहे थे ना रमजान की बात करनी है, नहीं वो नहीं हो सकता लॉन्ग मार्च, नहीं हो सकता, नहीं होगा लॉन्ग मार्च, नहीं होगा। अगर हुआ भी सही ना, तो वो जो ऑब्जेक्टिव थे ना लाहौर जलसे से पहले वाले, वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कह रही है ना कि हम पार्लियामेंट के अंदर रहेंगे, हम अदम एतमाद लाएं या ना लाएं बाकी जमातें। अगर आपकी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत भी है सिंध में, वो कहे कि हमने पार्लियामेंट के अंदर रहना है, फिर लॉन्ग मार्च का मकसद क्या है? जब कहें कि आइन की हुक्मरानी। साथ में नून लीग का मुझे चलते चलते बता दीजिए, खुद वो मिफ्ता इस्माइल साहब भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, डस्का का 10 अप्रैल का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो एक तरफ इस्तीफों की बात, साथ में ज़िमनी इलेक्शन में इस्तीफों की कहाँ बात है, मुझे ये बताइए। आप समझते PMLN की भी टेबल से ऑफ है? नहीं, देखें ना, देखें खाली PM के, मैं PMLN की बात कर रहा हूँ कि शायद एहसान इकबाल साहब, मेरा ख्याल है एहसान इकबाल साहब ही रात को कह रहे थे कि हम ये चालाकी नहीं करने देंगे कि हमें निकाल के इस्तीफे दिलवा कर। आई कहाँ से थी शर्त? और तो पीपल्स पार्टी के तो गिला करते हैं दोस्त के, ये तो नून लीग से आई थी और मौलाना साहब से आई थी। फिर वही बात, हम एक ही बात करें ना कि PDM के इजलास में एक प्रपोजल आई, PDM अगर इकट्ठी फैसला करती तो फिर तो हम कहते कि हाँ वो छोड़ जाएंगे, लेकिन उनका ख्याल था कि हम मिलकर अगर इस्तीफे दें तो उनका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। अब अगर आपको पता है, मुझे पता है, क्या नून लीग को नहीं पता था पीपल्स पार्टी ने इस्तीफा देना ही नहीं? देखिए ना, आपको याद होगा पहले तो सेनेट इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाह रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे थे, उन्होंने कन्विंस किया, सबने लड़ा, तो वो तो माइंड तो पहले से रीड कर लिया था। फिर देखे ना, फिर अगर आपने ज़मीनी इलेक्शन जीते और आपने ये भी कहा कि घर में घुस के हमने मारा है नौशहरा में, इट मीन्स कि आपका अपर हैंड बना और बैक फुट पे गवर्नमेंट चली गई, तो दैट स्ट्रेटेजी वर्कड ना, बट इन योर फेवर। तो फिर वजह क्या बनी कि दे कुडंट कैरी दैट मोमेंटम?
कौन सा मोमेंटम जो आप बता रहे हैं कि जैसे अपर हैंड आया और जब ज़िमनी इलेक्शन अभी ऐसे ही है ना कि अब ज़िमनी इलेक्शन होगा, डस्का का मेरा नहीं, वो कराची वाला पहले कराची वाले की, डस्के वाले की, मेरा जाती जो फीडबैक है, कराची में मिफ्ता साहब जीत रहे हैं। अच्छा, कराची में मिफ्ता साहब जीत रहे हैं। पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं? पीपल्स पार्टी तो सपोर्ट करे ना करे, उसका पिछले इलेक्शन में 6-7 हज़ार वोट, लेकिन अब आपको बताया ठीक है, अब 2.5 साल की हुकूमत अब बहरहाल उनकी हुकूमत है, लेकिन या तो पीपल्स पार्टी का जो बंदा है मंदोखेल साहब, वो इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, वो इतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरा डस्का वाला जो है, डस्का वाला इलेक्शन, पिछले इलेक्शन में अगर वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध का शिकार ना होते तो उसमें तो नून लीग जीत गई थी। अब एक नया मोमेंटम बनेगा। अब क्या होगा कि जो मॉरल ग्राउंड बना वो तो नून लीग के हाथ में बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उनकी फेवर में गया, दूसरी पार्टी हार गई, लेकिन बहरहाल चाहे 249 हो या 75 हो, लोगों ने फैसला करना है, मैंने फैसला नहीं करना। आप नहीं कर सकते। मैं तो जो मेरा फीडबैक है। इंटरेस्टिंग टाइम्स पॉलिटिकल नजर आ रहे हैं या आप समझते हैं कि इस वक्त ऑपोजिशन की सियासत जरा दबी रहेगी? 85 का जो नॉन पार्टी इलेक्शन था, सियासी जमातों को सबक मिला कि आपने ग्राउंड नहीं छोड़ना, पार्लियामेंट नहीं छोड़ना, इसका मतलब ग्राउंड नहीं छोड़ना, और ये मेरे ख्याल में सबक सबके लिए बड़ा अहम है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एनालिसिस हमारे साथ शेयर किया। व्यूअर्स, कोविड-19 की तीसरी वेव बहुत ही इसको संजीदा लेना चाहिए, एहतियात नागुज़ीर है। हुकूमत ने कुछ इस हवाले से अहम फैसले किए, स्कूल्स के हवाले से, वैक्सीनेशन मुअम्मर अफराद के हवाले से, प्राइवेटली कमर्शियली भी वैक्सीन लग रही हैं, इस हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। वक्फा ले लीजिए। बीमारी की अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना की अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन तक करंतना में रहना चाहिए। कोरोना वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद अफराद लुक में अजल बने। अगरचे आज असद उमर साहब जो NCOC के सरबराह हैं, वो कह रहे थे कि जो इन्फेक्शन रेट है, पॉजिटिविटी रेट, वो 8.5 के करीब आ गया, यानी उसमें कुछ इब्तदाई कमी आ रही है, और वो भी SOPs को फॉलो करने की वजह से। लेकिन हमने इसको आगे लेकर चलना है। स्कूलों के हवाले से अहम इजलास हुआ, अहम फैसले हुए। ये हम असद उमर साहब की आपको ट्वीट्स दिखा रहे हैं, जिसके हवाले से वो बता रहे थे कि जो SOPs उनको फॉलो करेंगे तो पॉजिटिविटी रेट खुद ही कम आएगा। इसका यही वाहिद दुनिया में तरीका है, या फिर दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव है, और वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। उस हवाले से भी हुकूमत ने ऐसा फैसला किया है कि जो 80 साल से मुअम्मर अफराद हैं, उनको घरों में जाके वैक्सीन की फैसिलिटी भी दी जाएगी। उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी पे भी बात करेंगे। साथ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव है, उस पर ब्लूमबर्ग में भी एक आर्टिकल आया, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों की जो अगर वैक्सीनेशन ड्राइव की यही रफ्तार रही तो काफ़ी तवील अरसा लग जाएगा तमाम लोगों को वैक्सीनेट करने में। इसमें कितनी सदाकत है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। सबसे पहले तो बताइएगा, इस वक्त जो कोरोना वायरस के SOPs अपनाने से कुछ पॉजिटिविटी रेशियो में कमी वाकया हुई है, इसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है, और ये जो डेथ्स हुई हैं 100 से ज़ायद, ये जो कुछ दिनों पहले जो इन्फेक्शन हुआ था उसका इंपैक्ट आ रहा है, और ये कितने दिन तक ये इंपैक्ट चलेगा? जी देखिए, ये बिल्कुल ये जो आज की डेथ का नंबर हम देख रहे हैं, जाहिर है कि ये पेशेंट आज से कम 10 दिन पहले इन्फेक्ट हुए होंगे, और उसके बाद फिर आज ये आपने देखा है कि आज 103 डेथ जो हुई हैं। तो ये जो भी होता है उसका इम्पैक्ट तो जाहिर है कि वो थोड़े दिनों के बाद आता है। आप SOPs के हवाले से बात कर रहे थे कि SOPs हमेशा बेनिफिशियल होती हैं, और इस वक्त फैलाव को रोकने के लिए हमारे पास वाहिद जरिया, जब तक हम अपनी मेजर पॉपुलेशन को
ये SOPs ही हैं और ये मास्क ही हमारी वैक्सीन है तब तक। तो पहले भी हमने देखा था कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के दौरान जब SOPs में स्ट्रिक्टनेस हुई थी, को इन्फोर्स किया गया था, तो फर्स्ट वेव भी नीचे आई थी और इसी तरह से फिर सेकेंड वेव भी। और इनमें इजाफा हमेशा तभी होता है, ये वेव तभी होती है जब आप देखते हैं कि चीज़ों को ईज खुलने लग जाते हैं, स्कूल खुलने लग जाते हैं, तो हमेशा इजाफा शुरू हो जाता है। ठीक है, मैम मुझे बताएगा डॉक्टर साहब, ये जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है वो तो कह रहे हैं, वैसे आप सद उमर साहब ने ये भी ट्वीट किया कि 10 लाख पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है और 20 लाख ने अपने आप को रजिस्टर कराया है, जिसमें 14 लाख जो है वो 50 साल से ज्यादा उम्र है और 6 लाख जो है वो हेल्थ वर्कर्स हैं। ब्लूमबर्ग तो कह रहा है कि अगर पाकिस्तान की आबादी है, अगर 1 करोड़ को वैक्सीनेट करना है, आपने तखमीना लगाया 18 साल से ऊपर जो लोग बनते हैं, उसमें तो 1 डेकेड लगेगा, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, उनकी रिपोर्ट बेस कर रही महीना जिस तरह से गुजरा है, इसमें नो डाउट कि शुरू में हमारा वैक्सीनेशन का अमल बहुत स्लो था, मगर उसके अंदर एक मेजर रीजन ये थी कि लोग जो थे वो हेजिटेंट थे। लोग आने के लिए, क्योंकि ये वैक्सीन दुनिया में पहली दफा बनी है, पहली दफा आई है, तो लोगों को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इवन मैं पर्सनली हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जानती हूँ जो कि लगभग सी वाली पॉलिसी पे थे कि पहले थोड़े लोगों को लग जाए, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हमने लगवानी कि नहीं। मगर अब जिस तरह से ये वैक्सीनेशन का अमल जारी है, लोगों को लग रही है, फैसिलिटेट कर रही है, वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वहाँ पर अच्छे इंतजाम हैं और जिन लोगों को लगी है वो माशाल्लाह बिल्कुल सेफ एंड साउंड है, बल्कि वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं वैक्सीन की वजह से। तो बिल्डिंग हो रही है और अब ज्यादा लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं। शुरू में जो वैक्सीन का अमल था वो हम लोग देखते थे कि जो हमारा स्केड्यूल्ड लोग होते थे जिनको एक खास मैसेज के लगवाएं, तो वो सेंटर्स पे 30 to 40% टर्न आउट था, यानी कि 60-70% लोग नहीं आते थे। अब जो है वो नो शो केसेस जो हैं वो तकरीबन 78% तक हो गया है कि अब लोग सामने आ रहे हैं और आके लगवा रहे हैं, खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, तो दिस विल मेक अ डिफरेंस। और वैसे भी अब टारगेट सेट कर दिए गए हैं और अभी जो फिलहाल जो हमारा टारगेट है वो तकरीबन हर प्रोविंस को जो दिया गया है वो हम 50,000 प्लस का था टोटल पाकिस्तान का, मगर कर रहे हैं कि आपकी बीच में जरा आवाज भी कटती है, थोड़ा सा जरा लोकेशन भी आप जरा थोड़ा सा ऐसी जरा जोन में आ जाए जिसपे सिग्नल भी क्लियर है। आपने कहा कि अब वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो बेहतर हुई है और अल्लाह करे कि जो ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये गलत हो। वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान, यूक्रेन, ईरान, बांग्लादेश को 10 साल लगेंगे, 75% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने को, फिलीपींस को 5 साल, भारत को 4 साल, अर्जेंटीना को 3 साल और जो टर्की, ब्राज़ील, जर्मनी उनको 1 साल और अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और बाकी जो चिली है, इसराइल है, उनको 1 साल से कम लगेगा। ये बताएगा 80 साल से ज्यादा उम्र अफराद को आप लोगों ने घरों में आप लोग वैक्सीनेशन की सहूलत देंगे, उसके लिए भी कोई कोड में लाना होगा, क्या तरीकाकार होगा, ये वजह किया गया है डॉक्टर साहब? जी देखिए, जो लोग नहीं जा सकते हैं, बेड रिटर्न है और 80 प्लस भी है, पंजाब में उसके लिए 1033 लाइन पे वो अगर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और वहाँ पे फॉर्म करते हैं तो ये घर पर उनके पास फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरह से ये कि अब हर तरह से वैक्सीनेशन को स्पीड अप करने की कोशिश की जा रही है। आज भी तकरीबन 78 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है तो एक दिन में, तो ये मैं समझती हूँ कि अब इंशाल्लाह ताला ये जिस तरह फैसिलिटेट किया जा रहा है ओल्ड एज वालों को, सीनियर सिटीजन को, और अब ये 1 आध हफ्ते में हम लोग 50 प्लस वालों की भी वैक्सीनेशन खुल जाएगी, तो ये स्पीड इंशाल्लाह ताला बहुत तेज हो जाएगी और हमारा टारगेट इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये है कि शायद हमारे पास जैसी वैक्सीन की नई कंसाइनमेंट आती है तो हम लोग और भी अपना टारगेट कर सकते हैं। और ये अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएगा कि स्कूल्स के वाले से फैसला हुआ है, चूंकि आप जाहिर बात है पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं, ये 28 अप्रैल तक 1 से 8वीं तक की जो जमातें हैं उनकी जो मुतासरा ज़िला है वहाँ पर स्कूलों की बंदिश को बरकरार रखा गया। 28 अप्रैल को दोबारा NCOC इसका जायजा लेगी, वज़ीर तालीम की कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल में रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, वैसे भी थोड़ा सा जो कॉल ड्रॉप हुई, दोबारा कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब से थोड़ी सी आवाज़ में भी खलल पैदा हो रही थी। व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, वैसे तो आपने सुना होगा, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब बता रहे थे कि 1 से 8वीं तक 28 अप्रैल तक छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है और 9वीं से 12वीं तक जो है वो 19 अप्रैल से खोले जाएंगे विद SOPs। O लेवल्स और A लेवल्स का एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो इम्तिहानात हैं वक्त पर होंगे, SOPs के साथ होंगे। उन्होंने बताया 4000 स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में,
जो ओ और ए लेवल को जो है वो इस एग्ज़ाम्स को देंगे और उनके लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। अटल फैसला है। साथ में उनका ये भी कहना था कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो मई के एंड में किए जा सकते हैं, तीसरे और चौथे हफ्ते में। ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि मैं भी एक फादर हूँ, एज ए जो कि बच्चे हैं और बाज़ दफ़ा स्प्रेडर हो सकते हैं। मैं डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिएगा, स्कूलों के वास्ते जो फैसले हुए हैं वजारत सेहत उस पर मुतफिक है, 28 तक बंदिश है, ओ और ए लेवल के एग्ज़ाम्स वक्त पर होंगे। आप समझते हैं कि मई में सेफ होगा, क्योंकि ये अभी तक इसका प्लेटू नहीं आया, इसकी अल्लाह करे जल्द आ जाए, मई में सेफ होगा ओ ए लेवल्स और बोर्ड के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना? जी देखिए, वो तो एसओपीज के तहत होंगे और इस तरह से डिस्टेंस के साथ बच्चों को बिठाया जाएगा, वो तो एक सेफ एनवायरनमेंट होता है। मगर ये जो स्कूल बंद किए गए ये इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कैरियर्स होते हैं और मेजोरिटी बच्चे जो हैं वो सिम्प्टोमेटिक नहीं होते, कैरी करके अपने घर के बड़ों तक लेकर जाते हैं और फिर बड़ों को सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। और हमेशा हमने पहले भी देखा है कि जब ये स्कूल खुलते हैं तो ये जो वेव है ये दोबारा से राइज करनी शुरू हो जाती है, एक सर्ज होता है केसेस में। तो इसलिए इस वक्त बहुत जरूरी है महफूज करें और बच्चों के साथ उनके घर वालों को भी महफूज करें, तो सेहत होगी तो इंशाल्लाह ताला तालीम भी होगी इंशाल्लाह। तो ये कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह स्कूल भी अपने प्रॉपर टाइम पे खुल चले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नशीन हामिद साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत, हमसे गुफ्तगू कर रही थी। व्यूअर्स, ये बड़ा अहम इशू है, इसलिए हम अपने शो के एक सेगमेंट में इसको ज़रूर उठाते हैं कि खुदा एहतियात कीजिए क्योंकि ये तेज़ी से स्प्रेड होता है, यूके वेरिएंट है और इससे ज़्यादा मोलिक भी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जो पॉजिटिविटी रेट है उसमें कमी वाक़या हुई है, लेकिन हमें सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करना होगा। मास्क मेरी जेब में, जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होते हैं हम मास्क पहनते हैं और समाजी फासला रखें, अपनी कोशिश करें। आप बाकी अल्लाह ताला खैर करेगा। जैसे पाकिस्तान में पहली दूसरी वेव में खैर जो लोग इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआए मग़फ़रत, जो बीमार हैं उनके लिए दुआए सेहत। प्रोग्राम सच के साथ में नशिस्त आपको कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।